हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम लोग अरब इन्वेशंस ऑन इंडिया मतलब हमारे देश पर जो अरब आक्रमण हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लाइव आ जाइए और जिसको जहां पर दिक्कत होगी वो अपना कमेंट करके बताता जाएगा, उसको सॉल्यूशन हम लोग उसको करते जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरबियन इन्वेशन ऑन इंडिया, भारत पर अरबों का आक्रमण। ये टॉपिक अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे फिर इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ये मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का एक चैप्टर है और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इंडिया पर अरबियन इन्वेशंस या मुस्लिम इन्वेशंस भी कहा जाता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत पर अरब के आक्रमण के कारण क्या क्या थे। तो आक्रमण के कई कारण थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने सम्मिलित रूप से ऐसी स्थिति पैदा की जिसका परिणाम अरब आक्रमण के रूप में मिला। वैसे कारण अगर आप देखें तो सबसे पहला कारण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लूटपाट करना। अरब के लोग काफी समय से भारत में व्यापार कर रहे थे, उन्हें भारत के धन संपदा के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था और अरब आक्रमणकारी जो थे वो यह सब लूट कर अपने देश अरब ले जाना चाहते थे। एक ये कारण था। दूसरा कारण था अरबों की साम्राज्यवादी नीति। अरबों ने इससे पहले सीरिया, ईरान, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन को ऑलरेडी वो लोग जीत चुके थे और अब उनकी जो नजर थी वो इंडिया पर थी। कारण था वही लूटपाट। एक तीसरा और महत्वपूर्ण और भी कारण था, वो था इस्लाम का प्रचार, इस्लामिक रिलीजन। 7वीं सदी के आरंभ में ही इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था और इस्लाम का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आसपास के पड़ोसी जो देश थे उनमें हो रहा था और इंडिया उनका अगला पड़ाव था, अगला ठिकाना था। इसी का एक चौथा कारण है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अरब व्यापारियों के मालवाहक जो जहाज थे उनको बार बार लूट लिया जाता था। अरब व्यापारी जो माल इंडिया से खरीदते थे और खरीद कर वो रोम में जाकर के बेचते थे। तो यहाँ से सिंध के पास एक बंदरगाह पड़ता था जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देवल बंदरगाह। ये देवल बंदरगाह जो था उस समय सिंध के पास हुआ करता था और इस बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरों के द्वारा उनके जहाजों को लूट लिया जाता था और उन्हें व्यापार में नुकसान पहुंचता था अरब व्यापारियों को। तो अरब व्यापारी जो थे वो इस पर अंकुश लगाना चाहते थे, इस पर रोक लगाना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। इन सभी कारणों के बाद एक तात्कालिक कारण भी था और तात्कालिक कारण क्या था कि सिंध के उस समय जो शासक थे जिनका नाम था दाहिर सेन के साथ एक अनबन हो गई थी अरब के खलीफा की। अरब के खलीफा का नाम उस समय था अल हजाज बिन कासिम। तो ये अल हजाज अरब के खलीफा थे और यहाँ भारत में सिंध के जो शासक थे वो थे दाहिर सेन। तो एक बार फिर जब जहाजों की लूट हुई तो उसका जुर्माना देने के लिए जब अल हजाज ने कहा तो सिंध के शासक ने उससे मना कर दिया, जिसके कारण दोनों में अनबन हो गई और सिंध के शासक से क्रोधित होकर के अरब के खलीफा अल हजाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए यहाँ भेज दिया। तो ये सब जो थे वो अरब आक्रमण के कारण थे इंडिया पर। यहाँ पर 5 कारणों को लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन करते चले और लिख लीजिए, याद भी रखिए। आगे देखते हैं कि भारत पर आक्रमणकारी कौन कौन थे। तो एक तस्वीर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये तस्वीर मोहम्मद बिन कासिम की है। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उम्मयद खिलाफत का एक अरब सिपहसालार था। सिपहसालार मतलब सैनिक होता है। उसने 17 साल की उम्र में ही इंडिया पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उस पर हमला करने वो आया था। उसको भेजा किसने था, याद रखना है, अरब के तत्कालीन खलीफा अल हजाज बिन कासिम ने। कासिम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। वहां एक शहर है ताइफ शहर में इसका जन्म हुआ था। वह अल सफीक कबीले का सदस्य था, याद रखिएगा, अल सफीक कबीले का सदस्य था। इसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे जिनके देहांत के बाद इसके चाचा या ताऊ
हजाज बिन यूसुफ ने उसे संभाला, पालन पोषण किया और अपनी ही बेटी, जिसका जुबैदा नाम था, उससे उसकी शादी करवा दी। तो ये अल हजाज का एक तरह से नेफ्यू भी था, भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। फिर उसने सिंध पर मरकान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए अपनी योजना बनाई और आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। तत्कालीन शासक वहां का दाहिर सेन था और युद्ध में वो दाहिर सेन की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण की विस्तृत जानकारी वो चचनामा नामक एक अरबी इतिहास की पुस्तक से मिलती है। चचनामा जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर मुरलीधर जेटली एक व्यक्ति हैं जिनके अनुसार चचनामा सन 1226 में अरब सैलानी अली कोफी के द्वारा लिखी गई, जिसमें हमले के बाद लोगों से कही सुनी और सुनी सुनाई बातें उसमें लिखी गई। तो कुल मिला के कहा जाए तो चचनामा से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था। आया अरब से था, इसको भेजा इसके चाचा अल हजाज बिन कासिम ने था। अब दूसरे आक्रमणकारी के बारे में देखते हैं। महमूद गजनी या गजनवी, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। महमूद गजनवी जो था वो गजनी का शासक था। इसने 971 से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया। वह सुबक्तगीन का पुत्र था। ठीक है। भारत की धन संपत्ति और संपदा से आकर्षित होकर गजनवी ने इंडिया पर कई बार आक्रमण किया और वास्तविक रूप से 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य जो मकसद है वो था भारत की संपत्ति को लूटना। सन 1000 में महमूद गजनवी ने पहली बार आक्रमण किया और आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है उस पर हमला किया महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में। उस समय उस क्षेत्र का शासक था जयपाल। उसने हिंदू शासक जयपाल को युद्ध में पराजित किया। पराजित होने के बाद शर्म से वो जयपाल ने अपनी आत्महत्या कर ली और उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल वहां का शासक बना। गजनी ने मुल्तान पर 1006 ईस्वी में हमला किया। इस दौरान आनंदपाल ने भी उस पर हमला किया था। गजनी के महमूद ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर वो अपना कब्जा कर दिया। 1015 ईस्वी में कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिला लिया। 1018 ईस्वी में उसने मथुरा पर आक्रमण किया और शासकों के जो गठबंधन इसके विरुद्ध युद्ध कर रहा था उसको इसमें हरा दिया। महमूद ने 1021 ईस्वी में कन्नौज के राजा चंदेलान गौर को हराकर कन्नौज को भी जीत लिया। ठीक है। ग्वालियर पर इसने 1023 ईस्वी में आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया, उस पर कब्जा कर लिया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया ताकि मंदिर के अंदर की धन संपत्ति को लूट कर एकत्रित किया जा सके। अपने आखिरी आक्रमण के दौरान मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में। तो ये सारे उसके आक्रमणों का डिटेल है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे आक्रमण उसने किए हैं। उस समय के तत्कालीन इतिहासकार एक है फिरदौसी। तो फिरदौसी की एक किताब है शाहनामा। तो शाहनामा जो है वो मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है। ये किताब 8 मार्च 1010 ईस्वी को पूरी हुई थी। इसमें गजनी के बारे में और गजनवी के बारे में काफी वृतांत भी लिखा हुआ है। महमूद गजनवी के बारे में बेसिकली याद करने वाली बात यह है कि यह दूसरा आक्रमणकारी था। इसने 17 बार देश पर आक्रमण किया। 17वां आक्रमण जो है इसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। उद्देश्य धन संपदा को लूटना था। अब अगले और तीसरे आक्रमणकारी के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है महमूद गौरी। ये अब गौर का शासक हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर वृहद स्तर पे अपनी लूटपाट मचाई। भारत में तुर्क साम्राज्य को स्थापित करने का जो श्रेय है वो महमूद गौरी को ही दिया जाता है। यह ससबनी वंश का था।
ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गौरी जो था वो किस वंश का था, तो उसको ध्यान रखिएगा यह ससबनी वंश का था। इसका पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका जो था एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था, है ना। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1163 ईस्वी में, है ना, गोर को राजधानी बनाई और वहां पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की अफगानिस्तान में। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मतलब मोहम्मद गौरी को अपना गौर का क्षेत्र सौंप दिया। गौरी अब शासक बन गया और गौरी ने भारत की ओर वहां से प्रस्थान किया। मोहम्मद गौरी अफगान सेनापति भी था और एक महान युद्ध संचालक और विजेता भी रहा है। इसने भारत पर भी कई बार आक्रमण किए हैं, उनको देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, महमूद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य महमूद गजनवी के आक्रमणों से अलग था। यह भारत में लूटपाट के साथ साथ इस्लामिक साम्राज्य के विस्तार का भी इच्छुक था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक जो दो आक्रमणकारी आए थे, मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा महमूद गजनवी, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना। लेकिन ये गौरी के आक्रमण के दोनों उद्देश्य थे, धन संपदा को लूटना भी और साथ साथ यहाँ इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार करना भी। इसलिए भारत में तुर्क साम्राज्य का जो संस्थापक है उसका श्रेय जो है वो महमूद गौरी को जाता है। इसको भी याद रखिए आप जरूर। गौरी ने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। इस समय यहाँ पर सिया मत के मानने वाले करामाती शासन कर रहे थे। ये करामाती मुस्लिम में ट्रांसफॉर्म हुए थे। ट्रांसफॉर्म होने से पहले ये लोग बौद्ध हुआ करते थे। गौरी ने मुल्तान को जीत लिया। 1178 ईस्वी में इसने दोबारा आक्रमण किया और आक्रमण कहां किया तो गुजरात पर। मूल राज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था, याद रखिएगा इस चीज को, जो मूल राज की पत्नी थी। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने पहले संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर भारत पर अधिकार करने की कोशिशें आरंभ की। फिर उसने 1179 से 86 के बीच में पंजाब को जीता। 1179 में सियालकोट को जीता। 86 में फिर गौरी ने लाहौर, सियालकोट और उस समय के भटिंडा, इसका दूसरा नाम तबरहिंद था, उसको भी जीत लिया। भटिंडा या तबरहिंद पर उस समय पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। अब पृथ्वीराज चौहान की कहानी यहां से स्टार्ट होती है। तबरहिंद पृथ्वीराज चौहान का सीमावर्ती क्षेत्र था, बॉर्डर एरिया था। जब गौरी ने इस पर अधिकार कर लिया, इस वजह से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपसी तनाव हुआ और तनाव के कारण युद्ध जो है वो निश्चित हो गया। दो युद्ध हुए। तराइन के युद्ध के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और भाग गया था वो। दोबारा अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में उसने दोबारा हमला किया और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दोबारा एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्रों को गौरी ने जीत लिया और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का भी नाश हो गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के सामंत तथा दिल्ली के तोमर वंश के शासक गोविंद राज की मृत्यु भी हो गई। चंद्रबरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान एक ही व्यक्ति हैं, को बंदी बनाकर गजनी वो ले गया मोहम्मद गौरी और शब्द बेदी बांध छोड़कर पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को मार दिया था। असल में कहानी यह है कि युद्ध में हारने के बाद अलग अलग इतिहासकारों ने उसके लिए अलग अलग बातें बताई है। जैसे किसी ने कहा है कि वो गजनी ले गया, गजनी फिर जाके वहां पर चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। वो 8 गज 24 अंगुल अष्टप्रमाण वाली जो बात कहावत हम सुनते हैं वो भी है।
कुछ में है कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई नहीं मारा और बाद में खुद की भी हत्या कर ली ताकि वहां पर उसके इस्लाम पंथ के जो लोग हैं उस पर अत्याचार न करें। कुल मिलाकर ये कहानी विवादास्पद है, लेकिन युद्ध हुआ और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसको याद रखना जरूरी है। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, ये 1191 और 1192 में। यहीं पर एक बात और को जानने वाली है, एक और शासक थे गढ़वाल शासक जयचंद। तो जयचंद की कहानी भी जाननी यहाँ पर जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मित्र थे, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, उसका अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में दुश्मनी हो गई थी। तराइन के युद्धों में, पहले युद्ध में भी और द्वितीय युद्ध में भी जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी और जयचंद का भी युद्ध हुआ और जयचंद की हार हुई और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है वो 1206 ईस्वी में हुई। अब 1206 ईस्वी में महमूद गौरी ने पंजाब के खोखर, एक जनजाति थी, के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया तथा इस अभियान के दौरान, है ना, तमियक एक जगह है जो पश्चिमी पाकिस्तान में है, के पास जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई उस समय वह सिंधु नदी के किनारे जो है वो नमाज पढ़ रहा था। शाम को नमाज पढ़ते वक्त उसकी हत्या कर दी गई। गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने जो दास थे उसको अपने विजित क्षेत्रों का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। गौरी के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि गौरी ने जो लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के चलवाए थे। गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा हुआ और बंटवारा किनमें हुआ, तो उसके 3 प्रमुख दास जो थे, 3 प्रमुख दासों में उसके साम्राज्य का बंटवारा हुआ। उन दासों के नाम क्या क्या है? पहले व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको इंडिया का जो विजित क्षेत्र था वो उसके हाथ लगा। उसने उस पर वहां एक अलग वंश की, मतलब गुलाम वंश की स्थापना की, जो हम अगले चैप्टर दिल्ली सल्तनत में उसको पढ़ेंगे। ऐबक ने दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाया, गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी का संस्थापक भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। दूसरा एक इसका दास था ताजुद्दीन यल्दोज। तो गौरी ने गजनी में जो क्षेत्र जीत रखे थे वो गजनी वाला क्षेत्र जो है वो ताजुद्दीन यल्दोज के हिस्से लगा। और एक तीसरा जो इसका दास है नासिरुद्दीन कुबाचा, इसको उच्च तथा सिंध का क्षेत्र मिला जो दोनों अभी पाकिस्तान में है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण है इसके बारे में हमने अभी देखा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 3 आक्रमणकारियों के बारे में देखा है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। आगे चलते हैं। अब कुछ इतिहासकार हैं जो अरबियन हिस्टोरियन हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो अल-बरूनी का है, इब्न बतूता का है और एक अन्य लेखक और भी है सुलेमान। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ ही इंडिया आया था, उसके काफिले में शामिल होकर आया था और अरेबियन लैंग्वेज में उसने एक किताब लिखी है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। और यह किताब उस वक्त के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यह एक विस्तृत स्रोत है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा जो प्रथाओं, सामाजिक जीवन, नाप तौल की विधियां, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि कई विषयों के बारे में अच्छे से उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। लेखक अल-बरूनी है। किताब का नाम किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद भी है। अल-बरूनी की रचनाएं अरेबियन लैंग्वेज में है। अरबी लैंग्वेज के अलावा अल-बरूनी सीरियाई, संस्कृत, यूनानी आदि लैंग्वेजेस का भी ज्ञाता था। एक अगले हिस्टोरियन के बारे में अगर देखा जाए तो नाम इब्न बतूता। इसने भी अरबी लैंग्वेज में अपना यात्रा वृत्तांत, जो ट्रैवलिंग की उसकी हिस्ट्री है, उसको लिखा है। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा रोचक जानकारियां भी दी हैं। इब्न बतूता कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उस समय के तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान
मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बनाया था। काजी मतलब न्यायाधीश होता है। यह मोहम्मद तुगलक के काल में फिर इंडिया आया। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को कंट्री का रहने वाला था। यह सवाल अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इब्न बतूता रहने वाला कहाँ का था? अफ्रीका के मोरक्को का। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुस्लिम यात्रियों में, मुस्लिम ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए हैं उनमें सबसे महान है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर भेजा था। फिर वहां से इब्न बतूता वापस कभी नहीं आए। एक अन्य प्रमुख लेखक जो सुलेमान है, उनके बारे में क्या है कि अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृतांत में प्रतिहार शासकों का उल्लेख करते हुए तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जानकारी का विस्तृत उल्लेख किया है। सुलेमान ने तथा अल मसूदी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि जिनका नाम वराह या मिहिर भोज है, वह इस्लाम धर्म तथा अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। ये सुलेमान ने लिखा है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 हिस्टोरियंस के बारे में देखा है हमने। तीनों अरबी हैं। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ इंडिया आया। उसने जो किताब लिखी उसका नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। एक दूसरा व्यक्ति जो है वो है इब्न बतूता, अफ्रीका के मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली का काजी भी रहा और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का एम्बेसडर बन के वो चीन भी गया। इसने भी एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है रहला। रहला भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक तीसरा जो यात्री है वो है सुलेमान। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में लिखा है। तो ये हिस्टोरियंस के बारे में हो गया। अब आ गई समापन का समय। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। और जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको एक बार समराइज कर लीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में और अच्छे से और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हम भी सीख ही रहे हैं, तो अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसको इग्नोर कीजिए। मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया जा सके। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप तक इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है वो पहुंचता रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर भी कर लें। दोस्तों को भी ये बताएं ताकि वो भी इससे जुड़े और वो भी लाभान्वित हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।